3 टॉपिक्स है जिस पे मैंने आज बात करना था। एक जो ऑपोजिशन का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से हमारा ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत और उनको इनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ बन चुका है। दूसरा, जो मेरा मुसलसल एक टॉकिंग पॉइंट है, मेरा एक कोशिश है कि जो हमारा सैलाब के मुतासरीन है, मेरा पूरा दौरा भी हुआ मीरपुर ख़ास डिवीज़न का। शुरू हमने यहाँ किए थे कराची में, यहाँ का मानसून के नुकसानात का जायज़ा लेके, और आखिर मेरा जो टॉपिक है वो गिलगित बल्तिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग आजकल आपके चैनल्स पे न्यूज़ इस पे ज़्यादा चल रहा है। तो जहाँ तक हमारा ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो APC इस्लामाबाद में 20 सितंबर पे हुआ, ये पाकिस्तान की एक तारीखी APC है। शायद इस हुकूमत के आने के बाद से लेके आज तक किसी एक फोरम या एक मीटिंग नहीं रहा जहां सदर ज़रदारी साहब भी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद इतना वाज़े और लंबा तकरीर का मौका इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने हमें पाकिस्तानी कौम को इतने तवील और इतना लॉन्ग एंड डिटेल्ड तकरीर अभी तक नहीं दिया गया, जिसने हमारा फोरम को, हमारा APC को एक डायरेक्शन, एक बड़ा अच्छा एडिशन था मैं समझता हूँ, और जिसके नतीजे में हमने 9 घंटे मिल के डिबेट करके एक इज्तिमाई जॉइंट डॉक्यूमेंट भी निकाले हैं और एक एक्शन प्लान भी निकाले हैं, जिसमें हमारा APC के सब कमेटीज़ इंशाल्लाह ताला जल्द बैठ रहे हैं, आगे भी बैठेंगे, और आपके सामने जो हमारा उस दिन का एक्शन प्लान है उसका लाए अमल पे तफसीली ब्रीफिंग देंगे। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो मुतालबा है, वो उस दिन वही है और आज भी वही है कि पाकिस्तान में हम जमहूरियत चाहते हैं, हम जमहूरी आज़ादी चाहते हैं, हम बोलने का आज़ादी चाहते हैं, हम मीडिया पे जो सेंसरशिप है उसका ख़ात्मा चाहते हैं, हम हर पाकिस्तानी के लिए, हर जमात के लिए, हर शहरी के लिए, हर सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहे वो इलेक्शन में हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहे वो पार्लियामान में हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहे वो आपके चैनल्स पे हो, हमारे अदालतें में हो, हमारा इलेक्शन कमीशन में हो, सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, वरना इस मुल्क में जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकता। इस मुल्क में आज जमहूरियत का ये हाल है कि मेरा सूबा में एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, जो कि ना सिर्फ एक नेशनल ख़बर होना चाहिए था मगर एक इंटरनेशनल ख़बर भी होना चाहिए था। ये मैं जानता हूँ कि मेरा सूबा में क्या नुकसान हुआ है, इसलिए मैं ख़ुद जाके अपने आँखों से देखा हूँ। मैंने ख़ुद जाके अपने सैलाब मुतासरीन से बात करके पता किया है, इसलिए मुझे पता है कि हमारे सूबे के अवाम के इस वक्त क्या मुश्किलात है। हमें पता है कि स्वात में भी सैलाब का नुकसान हुआ, हमें पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब के नुकसान कुछ इलाके में हुआ, हमें पता है कि बलूचिस्तान में जब हमारे यहाँ मानसून का तारीखी बारिश हो रहा था तो वहाँ भी फ्लैश फ्लड्स और बारिश हो रहा था। पूरा पाकिस्तान में, जैसे मैंने सैलाब मुतासरीन को यहाँ देखा, पूरा पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन है जिनका घर तबाह हो चुका है,
جن کا پکا گھر ہو یا کچا گھر ہو نقصان ہوا ہے. پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ بارش اور سیلاب کا نقصان ہوا ہے فصل تباہ ہو چکا ہے. ہمارا جہاں میں جب میں اپنا میر خاص ڈویژن کے دورہ میں تھا وہاں کا چاہے وہ چلی کراپ ہو, چاہے وہ ہمارا کاٹن کراپ ہو, چاہے بدین کا ٹومیٹو کراپ ہو, بہت نقصان ہوا ہے. اس نقصان کو اب اس حالات میں معاشی حالات میں, جب اس سے پہلے ہم کووڈ کی وجہ سے بہت سے معاشی نقصان اٹھا رہے تھے, ہمارا کسان بھی معاشی نقصان, ہمارے مزدور بھی معاشی نقصان اٹھا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ جو تیجی دل کا حملہ, جو لوکلز کا حملہ چل رہا تھا, یہ اس کے بعد اس قسم کا نیشنل ڈیزاسٹر ہونا ہمارے کسانوں کا معاشی قتل ہے. اور ہم مطالبہ تب سے کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, وفاقی حکومت سے جو پورے پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹرز کے ذمہ دار ہیں. ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے 2011 میں جب بارشوں کے بعد سیلاب آئے تھے تو ہم نے ہر متاثرین کو پاکستان کارڈ دیا تھا, ہم نے ہر متاثرین کو مدد کیا تھا. اب آپ کو متاثرین کو پاکستان کارڈ دینا پڑے گا. آپ کو ایگریکلچر ایمرجنسی بھی ساتھ ساتھ ڈکلیئر کرنا پڑے گا, اور ان کسانوں کو, ان چھوٹے زمینداروں کو, ان چھوٹے ایگریکلچر سیکٹر کو جنہوں نے اتنا نقصان اٹھایا ہے, ان کو بھی آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کی معیشت کا بیک بون زراعت ہے تو اس وقت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ٹوٹ چکا ہے, اور وفاقی حکومت کو ایمرجنسی ایکشن لینا پڑے گا ہمارا کسانوں کو مدد کرنے کے لیے. آخر اس ٹاپک کے لیے آپ سب یہاں آئے ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کو اور باقی پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو اب 19 کو یا 18 کو ہم اپروچ کیے گئے کہ گلگت بلتستان پہ ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ کے لیے ہمیں دعوت دی گئی. جب بھی اس ملک کا کوئی خطرہ ہوگا, کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوگا, چاہے وہ دہشت گردوں کے ایشو پہ ہو, چاہے وہ بھارت کے یا ہمارا آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے حوالے سے, فاٹا کے حوالے سے, انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے, جو بھی ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی کا ایشوز ہوں گے, کل بھی ہم اس پہ ایک ہے, آج بھی ہم اس پہ ایک ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اس پہ ایک ہی ہوں گے. ہمیشہ سے جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ میٹنگز بلائے جاتے ہیں, جو ان کیمرا آف دا ریکارڈ میٹنگز ہوتے ہیں, اس پہ ہم ڈبیٹ نہیں کرتے, اس پہ میں آپ کے سامنے نہیں لے کر آتا ہوں. جب میں آپ کے ساتھ, اس لیے میں آپ کا بھی عزت کرتا ہوں اور آپ میرا بھی عزت کرتے ہو, جب میں آپ سے کسی بھی اس ہال میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ سے آف دا ریکارڈ بات کرتا ہوں, تو I trust you and you trust me enough to know کہ میں وہ بات کہیں اور نہیں کروں گا. آج میں مجبور ہو کے آپ کے سامنے صرف اس حد تک بات کرنا پڑوں گا, اس لیے کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے, نہ گلگت بلتستان سے, نہ آزاد کشمیر سے, نہ فارن پالیسی سے, جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا, آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا پرسپیکٹو سے یہ میٹنگ بلایا گیا، اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشوز، فارن پالیسی ایشوز متنازع ہوتے ہیں، اور یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے۔ ہم نے نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہمیں لینا پڑیں گے، آگے بھی ہمیں نیشنل سیکیورٹی میں ملنا پڑے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے جو کہ اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا اور آج میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ یہ پہلا نیشنل سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلسل جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے آج تک نہ صرف اس نیشنل سیکیورٹی کانٹیکس میں مگر جو بھارت میں ہوا ہے، جو میجر انسیڈنٹس پلوامہ سمیت اس وزیر اعظم کے دور میں ہوا ہے، ہر بار یہ وزیر اعظم ناکام رہا۔ اس میں اتنا اہلیت بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ، جہاں ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ہر پاکستانی ایک ہوتا ہے، اس نے ان موقعوں پہ بھی اپوزیشن پہ انگیج کرنے سے فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں بھی اور اس میٹنگ میں بھی وزیر اعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہو رہی ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہونا چاہیے تو وزیر اعظم کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس میٹنگ میں جو بھی موجود ہیں شاید اس بات کو سیکنڈ بھی کر دیتے۔ یہ ایک اس حکومت کا فیلنگ ہے جو کہ درست ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم کا ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کا رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کا ذمہ داری ہے اپوزیشن سے انگیج کرنا۔ اپوزیشن بھی محب وطن ہے، حکومت میں بھی جو بھی ہمارا اختلافات ہے وہ محب وطن ہے۔ جب کشمیر کی بات آئے گی، جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے گی، جب انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی بات آئے گی، ہم نے ہمیشہ کوآپریٹ کرنا چاہا، ماضی میں ہمیشہ کیا ہے۔ اس موجودہ سیٹ اپ نے اب ایسے ماحول بنایا ہے جہاں شاید خدا نہ خواستہ ہم وہ سیکیورٹی نہیں فیل کریں گے کہ جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی کہ جو کنورسیشنز ہوں گے، جو بریفنگز ہوں گے، وہ بھی کانفیڈینشیل نہیں رہیں گے۔ جہاں تک اس میٹنگ کی بات ہے، اس میٹنگ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تھا، اور آج بھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک جو میں نے کہا کہ امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگز کے لیے وزیر اعظم صاحب کو موجود ہونا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتا ہے تو استعفیٰ دو، کسی اور کو وزیر اعظم بننے کا موقع دو جو اپنا رسپانسبلٹیز سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے اور ہر چیز پہ اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میٹنگ میں اور آج آپ کے سامنے یہ ہمارا موقف ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود لیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ہے اور وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں گے۔ نے وہاں اس میٹنگ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک بندہ بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا اس میٹنگ میں نہیں تھا۔
गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हम चाहते हैं वो खुद ले। हमने उस मीटिंग में कहा और आज भी कह रही हैं कि फिलफौर गिलगित बल्तिस्तान में फौरन साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में मेरा ख्याल में अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाया गया तो उससे ज़्यादा हमारा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त नहीं है। दूसरी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2018 मैनिफेस्टो आप सबको याद है। मैं इस मुल्क के हर कोने में जाके इस मैनिफेस्टो को लहराता था। इस मैनिफेस्टो का पेज 56 गिलगित बल्तिस्तान के इस्लाहात के बारे में है। मैं आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस इसी मैनिफेस्टो पे लड़ूंगा। एक कॉमा और फुल स्टॉप तब्दील नहीं करूंगा। और मैं साथ साथ मुतालबा करता हूं बाकी जमातों पे, बाकी सियासी जमातों जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे कि वो भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में जो अभी उनका मौक़िफ़ शायद तब्दील हो रहा है तो वो अपने मैनिफेस्टोज को भी अपडेट कर लें। आप अपने मैनिफेस्टोज पे लड़ें, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। जो भी गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब असेंबली फैसला करेंगे हमारे सर आंखों पे। ये जमहूरी तरीका होता है और ऐसा ही गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के फैसले किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का जो खुशाइन बात है, जो एक वेलकम बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एग्री करता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर माजी के इलेक्शंस पे हमारा इख्तलाफात रहे हैं, मुझे एक इम्प्रेशन मिला उस मीटिंग में कि आगे जाके हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका भी ये ख्वाहिश है कि जो हमेशा इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो और हम इस किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स करें जिसके नतीजे में हम सब कह सकेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाते हैं इस मुल्क में। इसके लिए सबसे बड़ा टेस्ट केस आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस होंगे। इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ खुद जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन लीड करूँगा। और इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो शुरुआत होगा जहाँ से हम साफ और शफाफ गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस की तरफ भर सकेंगे और जो आज नहीं तो कल जनरल इलेक्शंस होने हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अगर सारी सियासी जमातों इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम करते हैं तो हम उनको भी गारंटी कर सकते हैं कि वो भी साफ और शफाफ हो। Before I take your questions, मुझे ये मौका दे कि मैं अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के कैंडिडेट्स हैं, हमने कुछ पेंडिंग रखे हैं लेकिन जिनके हमने फैसले किए हैं, मैं आपके थ्रू उनका कैंडिडेसी का ऐलान करना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान LA1 गिलगित 1 से हमारा कैंडिडेट मेरा पार्टी प्रेसिडेंट अमजद हुसैन एडवोकेट होगा। अमजद हुसैन एडवोकेट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम वहाँ उसका क़यादत कर रहा है। हमारा जो मूवमेंट वहाँ रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हकूक़ के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम इस पे मुसलसल काम कर रहे हैं। वहाँ जो उनके सियासी मुतालबात है, आइनी मुतालबात है और इंशाल्लाह ताला वो गिलगित 1 से हमारा कैंडिडेट बनेगा।
GBLA2 से गिलगित 2 से मेरा तंजीम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमील अहमद साहब, पाकिस्तान जमील अहमद साहब गिलगित 2 से इंशाल्लाह ताला मेरा पार्टी का कैंडिडेट होगा। GBLA3 से इंशाल्लाह हमारा आफ्ताब हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा। 1-2 सीट्स पेंडिंग है। फिर GBLA6 में ज़हूर करीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा। GBLA7 स्कर्दू 1 से हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार और सीनियर रहनुमा जो ना सिर्फ मेरे साथ काम किया है, शहीद बीबी के साथ काम किया है, सैयद मेहदी शाह साहब हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA8 से स्कर्दू 2 से मोहम्मद अली शाह हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA9 से स्कर्दू 3 से वज़ीर वकार हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA10 से स्कर्दू 4 से वज़ीर मोहम्मद खान हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA12 से स्कर्दू 6 से इमरान नदीम हमारा कैंडिडेट होगा। और अस्तौर से GBLA13 से अब्दुल हमीद हमारा कैंडिडेट होगा। डियामेर से GBLA15 से बशीर खान हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA16 से डियामिर 2 से हाजी दिलबार खान हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA17 से डियामिर से अब्दुल गफ्फार खान हमारा कैंडिडेट होगा। गिज़र से GBLA19 से पीर जलाल शाह जो हमारा पार्टी का नौजवान कैंडिडेट इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट भी बनेगा और जीतेगा भी इस सीट से। GBLA21 से गिज़र 3 से मोहम्मद अयूब हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA22 से गांचे 1 से मोहम्मद जाफिर हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA23 से गांचे 2 से गुलाम अली हैदर हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA24 गांचे 3 से इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल हमारा कैंडिडेट होगा। और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम गिलगित बल्तिस्तान जाके हमारा इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। मैं अपना 2018 के मैनिफेस्टो पे लड़ूंगा और इंशाल्लाह ताला जो वादा हमने किया था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ, जो वादा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले किया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में अपना कैबिनेट में जो फैसला गिलगित बल्तिस्तान के लिए किया था, जो वादा किया था, वो हम पूरा करेंगे। हमने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली बार 1994 में गिलगित बल्तिस्तान को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिलवाई थी। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त सदर ज़रदारी ने दिलवाया। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान का असेंबली सदर ज़रदारी ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ को लड़ने की इजाज़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिफॉर्म्स के नतीजे में। और इंशाल्लाह ताला मुस्तक़बिल के भी जो गिलगित बल्तिस्तान के फ़ैसले होंगे वो ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। अच्छा, कहाँ से जी मैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, लेकिन अस्टोर में डियोसाई प्लेन से गुजर के पहुँचा था। अच्छा। मैं आपसे जो लास्ट आपकी मीटिंग एक हुई है आर्मी चीफ साहब के साथ, अब जो बात खुली है, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो इदारे हैं या शख्सियात हैं वो पार्लियामेंट में ऐसी कौन सी तरमीम लाना चाह रहे हैं जिनमें 4 चीज़ों को मद्देनजर रख कर की जा रही है। नंबर 1,
गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की उमंगों के मुताबिक हो, कश्मीर तनाज़ा मुतासर ना हो, कश्मीर की जदोजहद आज़ादी मुतासर न हो, कश्मीर पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी मुतासर न हो। जी आइन के आर्टिकल 57 और 58 में वो कौन सी ऐसी तब्दीली है जो आइन के आर्टिकल 1 में तब्दील किए बगैर सूबा बनाया जा रहा है? मेरा ये सवाल। थैंक यू। जहाँ तक उस मीटिंग के हवाले से है, मैं जितना मैंने कहा है मैं ज़्यादा उस पे ही रहना चाहूँगा। मेरा आदत नहीं है कि हम ख़ास तौर पे जो उस मीटिंग का मकसद था हम बाहर लेकर आए। कोई स्पेसिफिक तरमीम आर्मी चीफ की तरफ से कोई स्पेसिफिक तरमीम कौन सा लॉ में कैसे, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। आर्मी चीफ वहाँ हमारा जो ओवरऑल माहौल है, जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो कि जो उस रीजन में हो रहा है, उसकी वजह उसकी दैट वाज द रीज़न फॉर engaging with the political leadership of this country. बेहतर होता अगर वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद होता। और जहाँ तक हम कैसे अपने अवाम के इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे, वो ऐसे होंगे जब वो ख़ुद ये फ़ैसले करेंगे। वो ख़ुद अपना साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदे होंगे, जो इलेक्टेड लोग होंगे, उनका तजवीज़ फिर हमें सबको वो उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। जहाँ तक कश्मीर पे जो सवालात हो सकते हैं, इस इशू को मैंने उस मीटिंग में भी उठाया था। हमें एक इसका जो इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और या जो हमारा मौक़िफ़ है, उस लिहाज से उस पर एक और ब्रीफिंग की ज़रूरत होगा। उसके बाद मैं और तफसील में बात कर सकता हूँ। नहीं, ना ही वो बात हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मैंने आपसे शेयर किया है, हमारा बात इन्हीं के मुताबिक हुआ। जो ज़्यादा मैंने बात किया वो साफ और शफाफ इंतखाबात के बारे में, जिस पे हम इतना ही कह सकते हैं कि शायद माजी में जो इलेक्शंस हैं हम उनके बारे में एग्री नहीं करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें इंशाअल्लाह ताला जो हमारा एतराज़ात रहे हैं वो दूर किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपके इल्ज़ाम हैं, जो मेरा इल्ज़ाम नहीं है, जो आपके चैनल्स पे इल्ज़ाम होता है, जो आप कंप्लेन करते हैं कि आपको इजाज़त नहीं दी गई पहली बार पोलिंग स्टेशंस में अंदर जाने के, बहुत से एतराज़ात जो होते थे और होते हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस में, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मुझे ये उम्मीद है कि हम वो उससे वी कैन रेमेडी दिस इल। अगर सब वाकई सीरियस है कि पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि गैर मुतनाज़ा साफ और शफाफ इलेक्शंस हो को, तो बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो नेसेसरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, अगर वो पार्लियामेंट करवाते हैं और हम सब उन रिफॉर्म्स के मुताबिक इलेक्शंस चलाते हैं तो हम इस इशू को हल कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के हवाले से जब आपने बात की, यकीनन आप लोगों ने बयानदारी का मुजाहरा किया होगा कि आपने बात नहीं हुई, लेकिन जब एपीसी हुई, एक ताना जो पॉलिसी का जो है ना वो स्टेटमेंट आया, नवाज शरीफ की तकरीर हुई, उसके बाद हमने देखा कि बस वो एक शख्स जो अपने आप को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझता है और उन्होंने तज़ीक कामेज़ अंदाज में जो है ना उस मीटिंग की मैंने इसकी वो क्या इसका ताल्लुक एपीसी से है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें ये इलामिया में उसमें ये नुक्ता शामिल है कि आप रबर स्टैम्प
जो पार्लियामेंट है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक कानून साजी होने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। अगर वो कानून साजी हुई तो क्या आप उस रबर स्टैंप का हिस्सा? जहाँ तक कानून साजी है, मैंने उस मीटिंग में भी क्लियर किया, आपके सामने भी क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो भी कानून बनता है, जो भी फैसले होना है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने करना है। ये आपने नहीं करना है, ना मैंने करना है, ना किसी और ने करना है, और वही प्रोसेस होगा। वही प्रोसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांगती है कि जो आपका मंशूर में हो, आप इस पे सियासत लड़े, आप इलेक्शन लड़े, वो आप इलेक्शन जीते और आप बिल्कुल उसको आगे लेके चले। आपने जो इस शख्स के बारे में मुझसे पूछा है, उसको शायद अंदाज़ा नहीं है, उसको शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे इस इशू को मुतनाज़ा बना रहे हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जिदोजहद रहा है, जो वो डोगरा राज को ख़त्म करने से उनके तरफ से, उनके अवाम के तरफ से एक मुतालबा रहा है, इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर ज़िम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज़ाद लोग हैं। दे वांट देयर फ्रीडम, दे हैव बीन डिमांडिंग देयर राइट्स। मैं हर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में गया हूँ, मैंने गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। वो अपने हकूक़ के बारे में उनका क्लैरिटी है, वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो खुद अपना फैसला लेंगे। इस किस्म का जो शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानियाँ दे रहे हैं, ये गैर ज़िम्मेदाराने हैं। ये बिल्कुल इस प्रेसिडेंट को मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ये हम अपना सियासत में ना डालें कि जहाँ आपने आपस में एक सिक्योर और सेंसिटिव इशू को डिस्कस करना है, वरना आप इस मुल्क में कभी कोई कंसेंसस नहीं बना सकेंगे। आप इस मुल्क में कभी किसी भी इशू पे कंसेंसस नहीं बना सकेंगे अगर मुझे एतमाद नहीं होगा कि मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ। बल्कि आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको किसी को फोन नहीं करना पड़ेगा। आपके साथ जो नेशनल सिक्योरिटी की बातें आपने कर दी और उन्होंने बताया कि मैं ज़बान नहीं बोलूँगा जो टीवी पे बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी एजेंसी उस मीटिंग और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या ये वक्त आ गया है गो इमरान गो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। एक दिन का हमने ये बयानिया ये मौक़िफ़ नहीं छोड़ा कि ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है उसका जो नुकसान उसका नाअहली की वजह से उसमें वो सलाहियत नहीं है कि वो ये ओहदा संभाले, ये वो काम करे। जो बंदा कश्मीर के पे सेंसस नहीं बना सकता, जो बंदा नेशनल सिक्योरिटी पे अपना अपोजिशन से बात नहीं कर सकता, मगर मोदी को फ़ोन कॉल करना और मिस कॉल करना उस पर कोई इशू नहीं था, वो कैसे इस मुल्क को चलाएंगे? हमने अपने दौर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जब मैरियट पे हमला हुआ था, अपोजिशन को दावत दिया कि कैबिनेट में आके बैठे हमारे साथ, हम आपको ब्रीफिंग। ये हमारा आपस में सियासी इख्तिलाफात तो चलता रहेगा, लेकिन जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज आएंगे, हमें एक मौक़िफ़ बना के बाहर लेके जाना पड़ेगा। और उसमें इस वक्त जो रुकावट है वो इमरान खान साहब है।
तो इसलिए इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा। संजय आर्मी चीफ से आपकी कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं और कब? दूसरा, आज मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की, तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ क्या नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं है? सर ये मैं तो मैंने ये मरियम शरीफ साहिबा का स्टेटमेंट नहीं सुना है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मुस्लिम लीग नवाज का पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, ऑपोजिशन लीडर, साबिक इंटीरियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मिनिस्टर सब मौजूद थे और वही लोग मुस्लिम लीग नवाज को एपीसी में भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक मिनट बस हो गया। अकलौती थैंक यू मैम। आप कौन सा सॉरी विच न्यूज़? अच्छा, थैंक यू। आई एम ग्लैड के थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ में एक दिन का फ़र्क नहीं, एक लहजा में ना भी फ़र्क नहीं, और एक दिन के लिए वो हम खामोश भी इस पे नहीं हुए हैं। ये नज़रिया जो है ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से आज तक चल रहा है और हम बहुत ही खुश हैं कि इस पे इस किस्म का नेशनल कंसेंसस बना है। जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब के साथ 2006 में इस किस्म के इश्यूज़ पे कंसेंसस बनाया, हम खुश हैं कि इस वक्त भी हम इस किस्म के इश्यूज़ पे कंसेंसस बना रहे हैं। हम सब जमातों का जो उस एपीसी में बैठे थे वो हमारा एक जॉइंट अलामिया है जिससे मौलाना फजल रहमान साहब ने आप सबको सुनाया है, वो हम सब का मौक़िफ़ है। जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, मैं जानता हूँ कि चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या जो भी हमारे साथ बैठा हुआ जमात है, हम नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे एक सीरियसनेस के साथ इंगेज करना चाहते हैं। हम एक अपने मुल्क के मफाद के लिए अपने सियासी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन मुल्क का मफाद को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। इस मुल्क का बदकिस्मती है कि ऑपोजिशन हर मौके पे तैयार रहा है, चाहे वो कश्मीर का पॉइंट हो या कोई दहशतगर्दी का हमले हो। पाकिस्तान के ऑपोजिशन इस पॉइंट पे पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान का वजीर आज़म इतना मैच्योर नहीं है कि वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे अपना अना को साइड पे रख के वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने अपने सारी जमातों से नहीं तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, ताकि आप इस किस्म के कंसेंसस बना सकें। देखो, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं एक मिनट, वन क्वेश्चन एट अ टाइम यार, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगेन दूसरा वजीर बात कर रहा है तो उसका भी मज़म्मत कर दे, वरना मैं अगर इस किस्म की बातें शुरू करूं तो ये बहुत दूर तक चले जाएगा। उस मौके पे गंदोपुर साहब मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस वो करवाएंगे, जिस पे मैंने जनरल फैज साहब की तरफ इशारे करते हुए कहा कि मैं आपसे नहीं उसकी तरफ देखूंगा कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस वहां होते हैं या नहीं। वो उस कमरे में बैठे हुए लोग के लिए एक इशारा था जो आपको भी आप समझ में आ चुका होगा, उनको भी समझ आ चुका होगा।
افسوس کے ساتھ کہ گندپور صاحب کے سمجھ میں نہیں تھا اس کا ہاتھ میں کیا ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو گلگت بلتستان میں. مگر میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا. لوگ ہم اپنا یہ ایک جو مجھے پازیٹیو ایک آپ کہہ دے میسیج یا ایک انڈیکیشن اس میٹنگ سے جو نکلا کہ وہ سارے قیادت کے سامنے یہ بات پہ ہم اگریڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا چاہیے گلگت بلتستان میں اور آگے جا کے. اگر ہم اگری نہیں ہو سکتے کہ ماضی کے الیکشنز میں کیا ہوئے, ہم اس پوائنٹ پہ اگریڈ ہے کہ جی بی کے الیکشنز کو صاف و شفاف ہونے چاہیے, آگے جا کے ہمارا الیکشنز کو صاف و شفاف ہونے چاہیے. اور جنہوں نے یہ بات کیا ہے اس میٹنگ میں, آئی ٹیک them at their word. صاحب آپ نے بہتر ہوا کہ قاضی آصف مہربان ہے, آپ نے یہ وضاحت تو کر دی کہ ابھی تک تو یہ تھا کہ پتہ جس طرح سے ٹی وی پہ چل رہا تھا وہ بہتر تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آج مریم نواز نے ایک بات کی ہے کہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہاں نہیں بلانا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر بلایا جائے تو وہاں نہیں جانا چاہیے. تو کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر وہاں بلایا نہیں ہے تو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ آئی ایم شیور that پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم بھی وہاں نہیں ہوگا. پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر میسیج دیا جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے گلگت بلتستان کے مطابق فلاں ایڈریس پہ ملے, آئی تھنک ساری جماعتوں وہاں جائیں گے. اور کل بھی اگر ایسے ہوگا, شاید اب ایسے جس طریقے سے یہ نکلا ہے ہم کچھ چیزیں پری کنڈیشنز رکھیں گے, لیکن یہ بات ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف وہاں کہا, شہری رحمان صاحبہ نے کہا, اور ہم نے جو کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ میٹنگز کنڈکٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایک کوٹھائی ہے جو ہم نے وہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم آپ کے سامنے بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, وہاں بھی کہہ چکے ہیں. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے, وہ ہمارا اتحادی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. آئی ہیو ناٹ ہرڈ دس اسٹیٹمنٹ فرام مریم نواز جس کا آپ ریفر کر رہے ہو. اوبیسلی مسلم لیگ نواز کا صدر, مسلم لیگ نواز کا لیڈر آف دی اپوزیشن, مسلم لیگ نواز کا پارلیمانی لیڈر, مسلم لیگ نواز کا احسن اقبال وہاں موجود تھا. سر نا اب یہ میں اپنا اس میٹنگ کی حد تک جو میں نے کہنا تھا میں آئی تھنک کہہ چکا ہوں. اب باقی کا جہاں تک صاف و شفاف اس ویسے تو ہمیشہ یہ آپ کے ملک کے تو خلاف ہی ہے, آپ کے ملک کے فائدہ میں نہیں ہے, عوام کے فائدہ میں نہیں ہے. اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور ہر الیکشن میں اس کا بہتری لے کر آئے. لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک نیشنل سیکیورٹی کانٹیکسٹ ہے. اس وقت یہ پیغام دینا کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں کہیں اور سے, وہ ایک غلط پیغام ہوگا. اگر وہاں کے عوام کی کوئی شکایت ہوگا کہ ان کا الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ ایکسپلائٹ کیا جائے گا اس ملک کے باہر بھی. اور میں جو ہمارے عوام کا اپنے جدوجہد ہے, اپنا اسٹرگل ہے, اس کو میں متنازع بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے.